आज हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक के पहला बुक का फर्स्ट वॉल्यूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। हिंदी है इसकी स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग यूनिट। ये पहला यूनिट है एनसीईआरटी बुक का पहला यूनिट है यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस यूनिट का डेफिनेशन लिखना है। ये जो यूनिट हम पढ़ने चल रहे हैं फर्स्ट यूनिट, इसका डेफिनेशन क्या होगा पहले उसे सोचते हैं। देखो, ये दो वर्ड इलेक्ट्रो और स्टैटिक, 2 वर्ड से बना हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन से संबंधित या चार्ज से संबंधित। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से निकाल दिए जाए, किसी न्यूट्रल बॉडी से निकाल दिए जाए, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आती है। या इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाए तब नेगेटिव चार्ज आ जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने और ऐड करने से, जोड़ देने से ही चार्ज आती है। तो इलेक्ट्रो शब्द असल में चार्ज से रिलेटेड है। तो चार्ज और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। तो चार्ज रेस्ट में हो तो उसके बारे में और उसके इफेक्ट के बारे में जिस यूनिट में पढ़ते हैं वह है स्थिर वैद्युतिकी। देखिए, स्टैटिक माने स्थिर यानी कि रेस्ट, और इलेक्ट्रो माने विद्युत यानी कि आवेश। तो स्थिर वैद्युतिकी, आवेश जब स्थिर हो, विद्युत जब स्थिर हो, तब उससे संबंधित प्रभाव इसमें हमें पढ़ने होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सब आगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स in which we study about about static charges and its effect. Its effect is called electrostatics, is called electrostatics, ठीक है। भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा, वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों, स्थिर आवेशों तथा उनके प्रभावों का उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं।
अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है, या स्थिर वैद्युतिकी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इस यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं। तो इसके कौन कौन से चैप्टर्स हैं जरा देखो। चैप्टर्स, तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये पहला चैप्टर है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसका दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता। कैपेसिटेंस माने धारिता, पोटेंशियल माने विभव। देखिए तो 2 चैप्टर्स हैं इसमें, इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं। पहले 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 जो यूनिट है उसका डेफिनेशन हो गया, और ये 2 चैप्टर, इन्हीं दोनों चैप्टर को हमें बारी बारी से पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन्हीं दोनों चैप्टर्स को हमें इसमें पूरा करना है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स असल में इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म से निकला है। ध्यान दो बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना, विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय ये जो यूनिट है फिजिक्स का, ये जो पार्ट है, इसी से 2 पार्ट निकलता है। 2 पार्ट निकलते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा निकलता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माने चार्ज एट रेस्ट। ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में हो तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट हो गया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, देखिए इलेक्ट्रो और डायनेमिक्स माने हो गया मोशन, चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन, ठीक। तो जब चार्ज रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, तब उसके क्या क्या प्रभाव है, क्या उससे इफेक्ट पड़ते हैं, है ना। उसको जो अगर हम उसकी जो स्टडी कर लेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टडी हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आधा भाग का स्टडी हो गया, अध्ययन हो गया। और चार्ज जब मोशन करने लगे, चार्ज जब गति में हो जाए, तो उसके चलते जो इफेक्ट आएगा उसका स्टडी कर लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का स्टडी हो गया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का स्टडी हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आधा भाग का स्टडी हो गया। तो आधा ये और आधा ये, चार्ज जब रेस्ट में हो तब,
चार्ज जब मोशन में हो तब दोनों का कंबाइंड स्टडी कर लिया जाए, दोनों को मिला के पढ़ दिया जाए, अध्ययन कर लिया जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का स्टडी होगी। आ रहा है बात समझ? ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पढ़ने चल रहे हैं, ये जिसमें चार्ज रेस्ट में रहेगा, तो इसमें 2 चैप्टर आते हैं बाबू। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। जब चार्ज रेस्ट में होगा तब इन सब चीजों को पढ़ेंगे। जब चार्ज मोशन में हो जाएगा तो क्या पढ़ते हैं? तो सुनिए, तब पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सब आगे आएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी, इन सब में चार्ज मोशन में रहता है। यानी कि चार्ज, देखो मोशन में चार्ज होने का मतलब यह हुआ कि उसको हम हवा में नहीं तैरा सकते चार्ज को, उसके लिए माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए। चार्ज को मोशन करने के लिए मीडियम चाहिए, तो वो वायर में दौड़ता है चार्ज। चार्ज जो है वायर में दौड़ता है। हम लोग बिजली का जो तार दौड़ाते हैं, देखते हैं उसमें से चार्ज दौड़ता है इधर से इधर, तो कहते हैं कि बिजली दौड़ रही है। असल में उसमें चार्ज दौड़ रहा होता है। कैसे चार्ज दौड़ता है हम इस पर बात करेंगे, कैसे चार्ज रुका हुआ रहता है हम इस पर बात करेंगे, कैसे चार्ज दौड़ता है हम इस पर बात करेंगे। ठीक है। तो जब चार्ज वायर में दौड़ना शुरू होता है तो उसके चलते देखिए अल्टरनेटिंग करंट आता है, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब जब चार्ज दौड़ता है, तार में दौड़ता है, तो उसके चलते मैग्नेट, उसके बाहर में मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। मतलब आप देखे होंगे कि कहीं नंगा तार दौड़ रहा हो और उसमें करंट हो, तो जाके उसमें हाथ सट जाता है या किस चीज को वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो इसका मतलब है कि तार में जब करंट, जब चार्ज दौड़ रहा है, यानी कि उसमें करंट दौड़ रहा है, तो वो चारों तरफ अपने मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो वही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ये बाद में आएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये सब जहां चार्ज मोशन में आना शुरू हो गया, दौड़ना शुरू हो जाएगा, तो समझिएगा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। विद्युत गतिकी इसको बोलते हैं। स्थिर वैद्युतिकी है ना, स्थिर वैद्युतिकी हो गया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वैद्युत गतिकी हो गया या विद्युत गतिकी हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। और इन दोनों का कंबाइन अगर स्टडी कर लिया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक पार्ट का, फिजिक्स के एक पार्ट का स्टडी हो जाए। ठीक है। चलो, तो हमें अभी इस पर फोकस करना है और फिर बाद में हम लोग इस पर जाएंगे। ठीक है। आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ चलते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलो, अब आइए इसमें चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर। इस पहले चैप्टर में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना होगा। जब तक हम चार्ज के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड चैप्टर है, तो जब तक हम चार्ज के बारे में नहीं जानेंगे तब तक बाकी आगे कैसे पढ़ेगा। सबसे पहले इसमें आप लिखें, आपको लिखना है इलेक्ट्रिक चार्जेस, या सिर्फ चार्जेस ही बोलते हैं इसको, है ना। सिर्फ चार्जेस भी कर देंगे तो इसको इलेक्ट्रिक चार्जेस की ही बात करेंगे। या विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है,
देखो सब लोग ध्यान से सुनो। देखो तो बाबू, मान लीजिए कि हमने कोई पदार्थ ले लिया, कोई मैटर ले लिया, तो आप जानते हैं कि ये मैटर एटम से मिलकर बना होगा, ये पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा। हाँ, बना है कि नहीं? बना है, बना है, बना है। ध्यान से सुनना जो समझाने चल रहे हैं, यहाँ से बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। और इलेक्ट्रिक चार्ज हो या सिर्फ चार्ज हो, इसका डेफिनेशन आपको पूछता है एग्जाम में, इसलिए इस बात को ध्यान से समझना जरूरी है। चलो, तो ये कोई मैटर हमने ले लिया, इसमें देखिए ये अपने एटम से मिलकर बना हुआ है। अब जरा इस एक एटम का हाल चाल देखो, एक एटम को हम बड़ा करके देख रहे हैं। बताइए, क्या इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? होते हैं? हाँ, होते हैं। क्या इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, हाँ दौड़ते हैं। ठीक, अब इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में देखो तो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या क्या चीज होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है और चार्ज भी होता है। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, कौन बताएंगे? 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 0। जानते हैं हम लोग। तो देखिए इनमें चार्ज भी होता है। अच्छा, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास जानते हैं? प्रोटॉन में मास होता है क्या? नहीं होता। अरे, प्रोटॉन में मास नहीं रहता, न्यूट्रॉन में मास नहीं रहता, तो फिर इस एटम में मास कहाँ से आता है? तब तो एटम मासलेस हो जाता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में मास भी होता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको फर्स्ट ईयर में लिखवाए थे, जहां मास पढ़ा रहे थे, तो वहां बताए भी थे इनमें मास भी होता है। तो देखो, इन तीनों में मास भी होगा और तीनों में चार्ज भी होगा। तो अगर इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी, मौलिक कणों में इससे छोटा और कण नहीं हो सकता है, इन्हीं तीनों से मिलकर के तो एटम बनता है। ये एटम बना है इन्हीं तीनों से मिलकर। तो अगर इन तीनों में मास है, तो इस एटम में मास हो गया, तो इस मैटर में मास हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एटम से मिलकर ये मैटर बना, ये पदार्थ बना हुआ है, तो इस पदार्थ में मास हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा, अगर इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में चार्ज है, तो फिर इस एटम में चार्ज भी हो जाएगा, इस एटम में मास के साथ साथ चार्ज भी हो जाएगा, तो इस पदार्थ में मास के साथ साथ चार्ज भी हो जाएगा, चार्ज भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस पदार्थ में मास और चार्ज दोनों हो गए, क्योंकि एटम में मास और चार्ज दोनों है, क्योंकि क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, और इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में मास और चार्ज दोनों, और इससे छोटा इसको नहीं कर सकते हैं, इससे छोटा इसे नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनसे मिलकर एटम में बना, एटम से मिलकर के ये मैटर बना। तो जो प्रॉपर्टी इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में है, वो प्रॉपर्टी इस एटम में आएगी, और वही प्रॉपर्टी इस मैटर में चला जाएगा, इस पदार्थ में चला जाएगा। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में मास है, चार्ज है, इसलिए एटम में मास और चार्ज हो जाएगा, इसलिए इस पदार्थ में मास और चार्ज हो जाएगा। बोलो, क्लियर है? अब अब हाँ, अभी हम न्यूट्रल के बात किए कुछ भी, कि कौन न्यूट्रल हो जाएगा, कौन न्यूट्रल नहीं हो जाएगा। हम तो न्यूट्रल का कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको समझा रहे हैं कि पहले आप इसमें देखिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में मास और चार्ज दोनों दिखाई दे रहा है कि नहीं, कैसे न्यूट्रल हो जाएगा। कोई भी पदार्थ जो है वो कब न्यूट्रल कहलाएगा, कब न्यूट्रल कहलाएगा, या कब उस पर कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है, या कब कहेंगे कि उसमें नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज हम अभी तो इस पर हम गए ही नहीं,
अभी तो हम उसके पीछे हम सारा चीज बता रहे हैं, तब उसके बाद बढ़ के आगे बढ़ेंगे। वहां कैसे पहुंच जाते हो भाई? मतलब ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है आपका, आपको चढ़ना है। तो हम पहला पौधान पर यहाँ आपको रखवा रहे हैं, पैर के बाबू यहाँ रखिए और जोर से हाथ से इसको पकड़े रहिए और यहाँ पैर पहले रखिए। तो तुम चाहते हो कि सीधे हैप पर चल जाए, इस पर चढ़ जाए, आप बीच वाला सब छोड़ दें। अरे लाइन बाय लाइन चलिए ना, एक एक स्टेप चलिए ना, हम लेके पहुंचेंगे यहाँ पे। क्या लगता है? हम नहीं बताएंगे कि पहले बताएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज बता देंगे तब ना बताएंगे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। आगे पहले ही लिख दें पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है। आप पूछे कि चार्ज तब क्या है, तब पॉजिटिव चार्ज क्या है जानते हैं, नेगेटिव चार्ज क्या है जानते हैं, लेकिन चार्ज क्या है नहीं जानते। तो पहले तो हमें चार्ज क्या है उसको जानना है ना। तो चार्ज क्या है, हम उसको, वो कहाँ से आता है, हम उसको उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पहले आप वहां वहां से चलिए, हम अपने लिए धीरे धीरे पहुंचेंगे। अभी इंट्रोडक्शन क्लास है ये, इंट्रोडक्शन में यही बेसिक बातें ही तो सिखाएंगे। चलो, तो हम जान गए कि किसी पदार्थ में मास और चार्ज ये दो प्रॉपर्टी आती है। सुनो ध्यान से, अब पदार्थ में अगर ये मास और चार्ज दो प्रॉपर्टी आती है, कहां से आ रही है ये हमको समझ में आ रहा है ना, कहां से आ रही है ये बात हम समझ रहे हैं, ठीक। तो ये जो मास प्रॉपर्टी है और ये जो चार्ज प्रॉपर्टी है, इस इससे छोटा इसको अब हम नहीं तोड़ सकते, इसके अंदर झांक के नहीं देख सकते क्या। अच्छा, मास है तो मास के अंदर झांक के देखे कि उसके अंदर क्या है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है। चार्ज क्या है, क्योंकि ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है, और ये दोनों एक साथ आएंगे, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उनमें मास और चार्ज होगा ही, और जब उनमें मास और चार्ज होगा तो एटम में मास और चार्ज होगा ही, और जब एटम में मास और चार्ज होगा तो मैटर में, पदार्थ में मास और चार्ज हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा साथ में आएगा, कहीं मास है तो वहां चार्ज भी होगा, अगर कहीं चार्ज है तो उसमें मास भी होगा। किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है तो उसमें मास भी होगा, ठीक है। ये साथ में आता है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, न्यूट्रल कब बनता है, पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, नेगेटिव चार्ज कब बनता है, हम आगे बताएंगे उसके बारे में। अभी हम ये आपको समझा रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को देखिए तो उसको समझिए कि उसमें मास और चार्ज दो प्रॉपर्टी होंगे, तब तो वहां से हम इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन लिख पाए। तो देखो हम क्या लिखेंगे, है ना, लिख सकते हैं हम चार्ज के बारे में जब डेफिनेशन लिखने जाए तो क्या लिखेंगे, यह किसी पदार्थ का, है ना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मूलभूत या मौलिक या बेसिक, एकदम एकदम जड़ वाला। देखो जड़ वाला, क्योंकि ये सभी मौलिक कण है, इन मौलिक कणों में ये मास और चार्ज है, इसलिए प्रॉपर्टी, क्योंकि मौलिक कणों की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये मौलिक, ये जो पदार्थ है इसकी भी मौलिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, मूलभूत गुण हो जाएगा। तो क्या है, देखो तो क्या है चार्ज। चार्ज क्या है, तो किसी पदार्थ का, या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, विद्युत आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण, वह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, जो जो कौन से फोर्स अप्लाई करती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो भागों में टूटता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है चार्ज के चलते, और मास के चलते ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। तो मास क्या है, यह भी किसी पदार्थ का वह मौलिक प्रॉपर्टी है, किसी भी पदार्थ का, मैटर का वह मौलिक प्रॉपर्टी है जिसके चलते गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसमें मास है, इसमें मास है, दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो 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 वह मौलिक प्रॉपर्टी, वह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वह मूलभूत गुण या मौलिक गुण जिसके चलते गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो उसे कहेंगे मास। किसी पदार्थ का
वह मौलिक गुण जिसके चलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय बल लगता है उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ये दोनों बेसिक है, ये दोनों हमेशा जैसे पदार्थ का निर्माण हुआ तो मास और चार्ज आ जाएंगे। इसलिए क्योंकि जब आप मान लीजिए कि आप पदार्थ कोई बनाने चल रहे हैं, कोई भी वस्तु बनाने चल रहे हैं, तो वस्तु बनेगा तो वो एटमे से ना बनेगा जी। आखिर सारा एटम निकाल दीजिए, कहिए कि देखिए वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, सारा एटम इसमें से हटा दें कहें कि देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि एटम से ही तो ऑब्जेक्ट बनेगा। और जैसे एटम आएगा तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएंगे ही, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है तो उसके उसमें अंदर मास और चार्ज तो होंगे ही। तो इसलिए जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है, चाहे प्राकृतिक रूप से करें या हम किसी चीज को अपने हिसाब से बनाए ना, तो जैसे वो पदार्थ बना तो उसके बनने के साथ मास और चार्ज ये दोनों प्रॉपर्टी आ जाते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, मौलिक गुण होता है। ठीक है, तो चार्ज के चलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है और मास, बोलिए। हाँ, सब प्रकार के पदार्थ में कोई भी प्रकार का पदार्थ होगा सिर्फ एक फोटोन को छोड़ करके, सभी प्रकार के पदार्थ में, क्योंकि फोटोन मासलेस है, फोटोन मासलेस है, उसमें मास नहीं होती है ना, तो फोटोन को छोड़ के उसमें मास नहीं होती है। फोटोन जो लाइट रे आती है, लाइट रे जो आती है ना हमारे पास सूरज से जो प्रकाश की किरण आती है, तो उसको हम छोटे छोटे स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी मानते हैं कि ऊर्जा की छोटी छोटी पैकेट आके गिर रही है। तो उस छोटे से पैकेट को, अत्यंत छोटे पैकेट को नहीं, ई बराबर एच न्यू, इसको बोलते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, है ना। मैक्स प्लांक ने इसको खोजा था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। इसमें एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, एक फोटोन की एनर्जी, वो एनर्जी होती है ई बराबर एच न्यू या ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, जहाँ एच है प्लांक कांस्टेंट, सी है स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा है ये जो वेव आ रही है, जो लाइट रे आ रही है उसका वेव लेंथ, या न्यू जो है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ई बराबर एच न्यू, इसको बोलते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो जो छोटे छोटे मानते हैं कि जो लाइट रे आ रही है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी है। उस एक छोटा सा एनर्जी पैकेट को लीजिए, पैकेट को खोलिएगा तो उसके अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी भरी रहती है, तो उसमें मास नहीं लिया जाता है, तो उसमें वो उसको माना गया है कि वो मासलेस है, क्योंकि वो एनर्जी है ना, एनर्जी है, एनर्जी मास नहीं है, एनर्जी है। ठीक है, नहीं, जब मास ही नहीं है तो चार्ज कहां से रहेगा, मास रहेगा तब ना, उस मास के अंदर में देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे तो चार्ज होगा, तो मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, वो मासलेस और चार्जलेस है। ठीक है, बाकी सारे सारे ऑब्जेक्ट में पाया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, आइए, तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक में होता है मौलिक या मूलभूत, द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, intrinsic property of matter the intrinsic property of matter which apply electromagnetic forces, electromagnetic forces is called इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। और बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं कहेंगे, सिंपली चार्ज खाली कहेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत लंबा हो गया, तो सिर्फ चार्ज ही कहेंगे, बहुत लंबा कहने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ चार्ज कहेंगे। ठीक है, पदार्थ का वह मौलिक गुण, वह मौलिक गुण
जो विद्युत चुंबकीय बल आरोपित करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बाबू, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर की स्केलर है, स्केलर है। मास वेक्टर की स्केलर है। हम लोग चार्ज और मास के बारे में देख रहे हैं ना। मास वेक्टर की स्केलर है, स्केलर है, क्योंकि मास में मैग्नीट्यूड तो होगा। देखो 20 kg ये मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन डायरेक्शन नहीं है कोई भी। उस तरह से चार्ज जो है, चार्ज हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे, अभी नीचे लिखेंगे। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। तो जो क्यू है, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा है ना 25 कूलम, 25 कूलम। देखिए इसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसमें इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम चार्ज के बारे में लिख रहे हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, तथा इसे क्यू से सूचित करते हैं या सूचित किया जाता है। ठीक है। सेकेंड अब सेकेंड है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। आइए इसका ऐसा यूनिट के बारे में बात करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट की बात करते हैं। देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट आगे चैप्टर मिलेगा आपको, है ना, या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, उससे उससे करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है। उससे करंट का फॉर्मूला होता है कि करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर क्यू बाई टी। धारा बराबर आवेश प्रति इकाई समय। देखो इसका मतलब क्या है कि देखो ये कोई वायर है ना, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। तार जो है, तार का जो एक सिरा जो है, वायर जो है, ये मान लीजिए कि वायर है। इस वायर को अगर हम ऐसे काट दें, लंबवत परपेंडिकुलर काट दें, तो यहाँ जो एरिया बनेगा, तार तो पतला होता है तो पतला ही छोटा सा एरिया बनेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए कि इसमें चार्ज ऐसे ऐसे दौड़ेगा ना, चाहे इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर आएगा। तो यहाँ पे आप निगाहें डाले हुए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, और आपने देखा कि टी टाइम में क्यू चार्ज यहाँ से गए। टी टाइम तक घड़ी देख रहे हैं, तो टी टाइम तक, टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, मान लीजिए कि 5 सेकेंड तक आपने देखा। 5 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज गए, तो 1 सेकेंड में कितना, देखो है ना। टी टाइम में क्यू चार्ज गया, तो यूनिट टाइम में कितना, 1 सेकेंड में कितना, तो क्यू बाई टी, इसी को बोलते हैं हम लोग करंट।
इसी को बोलते हैं करंट, है ना। चार्ज पर यूनिट टाइम को बोलते हैं करंट। आवेश प्रति इकाई समय को बोलते हैं धारा। ठीक है, हालांकि इस पर हम डिटेल में बात करेंगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे वहां पे। तो ठीक है, तो आई बराबर हो गया क्यू बाई टी। तो यहां से क्यू क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू टी। अब रखिए, दिस इम्प्लाई ऐसा यूनिट ऑफ क्यू, क्यू का ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए, करंट का। देखिए तो ये आई है करंट, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो देखिए होता है एम्पियर। आई इंटू टाइम का होता है सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। देखिए एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर। सेकेंड को स्मॉल एस से, क्योंकि एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पे है, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम पर आधारित है। तो जब पूरा लिखना है तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, और जब उसका सिंबल लिखना है तो कैपिटल से लिखते हैं। आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे। तो ऐसा यूनिट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। इसी एम्पियर सेकेंड को बाबू बोलते हैं हम लोग कुलम्ब। देखो कुलम्ब बोलते हैं। अब देखो कुलम्ब लिखा तो देखो पहला लेटर सी से लिखा, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक का नाम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हम लोग चार्ज का ऐसा यूनिट लिख रहे हैं। तो देखो कुलम्ब, या कैपिटल, या जब सिंबल लिखना होगा तो कैपिटल सी। क्या लिखा ये, कुलम्ब। इसको कुलम्ब पढ़ते हैं। कुलम्ब का मतलब हो गया एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। चार्ज का ऐसा, चार्ज का ऐसा तो यहाँ से निकलता है, ऐसे निकलता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। मिटाते, अब इसका एक और यूनिट होता है। ये तो हो गया इसका ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट कुलम्ब होता है या एम्पियर सेकेंड हो गया, हम जान गए। अब इसका एक और यूनिट होता है, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। थर्ड नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज क्यू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है चार्ज का, उसको वो होता है स्टैट कूलम, स्थिर वैद्युत इकाई। इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत इकाई या मात्रक। तो क्या होती है स्थिर वैद्युत इकाई, ये होती है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, ये एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपके एग्जाम में कि चार्ज का, क्यू मैंने चार्ज, चार्ज का ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है। तो चार ऑप्शन दिया रहेगा आपको, एक टिक मारना रहेगा। स्टैट कूलम होता है, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, स्टैट। आप कूलम के लिए लिखते हैं कैपिटल सी, स्टैट सी। या फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन है ना, फ्रैंकलिन। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्हीं के नाम पर है। क्या लिखा हुआ है, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनको मैड साइंटिस्ट भी कहा जाता है। आप जब छोटे क्लास में होंगे तो एक वैज्ञानिक की कहानी आपको सुनाई जाती होगी, या आपको पढ़ना होगा बचपन वाले बुक में, छोटे छोटे जब थे उस बुक में। तो ये फ्रैंकलिन हमें लिखा तो पूरा लेटर स्मॉल से लिखा, लेकिन जब सिंबल लिखेंगे तो पहला कैपिटल से, आर स्मॉल से, एफ आर, फ्रैंकलिन। तो स्टैट कूलम्ब या फ्रैंकलिन।
तो जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है सैट कूलम या फ्रैंकलिन, सैट सी या फ्रैंकलिन, है ना। हम बता रहे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के बारे में। आप छोटे छोटे जब होंगे तो आपको छोटे वाले फर्स्ट या सेकंड के बुक में या थर्ड के बुक में आपको एक मैड साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया जाता होगा। उसमें पढ़ना होता था, एक कहानी होती थी कि एक वैज्ञानिक थे, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। उनको पागल वैज्ञानिक कहा जाता था, इसलिए क्योंकि जब बारिश होती थी खूब बिजली चमकता था तो सब लोग अपने घर में अंदर भागते थे बारिश से बचने के लिए, बिजली से बचने के लिए। और ये देखते थे कि बारिश हुआ है तो ये अपने लेबोरेटरी में बैठे रहते थे और वहां से अपना पतंग लेकर के और बाहर भागते थे। सब लोग घर के अंदर भागता था, ये बाहर भागते थे। क्यों? इन्होंने क्या किया था, प्लास्टिक का पतंग बनाया था बड़ा सा, खूब बड़ा सा पतंग, और उसमें जो तार लगाया था वो तार जो हम लोग धागा यूज करते हैं, तो वहां उन्होंने लोहे का वायर यूज किया था। मतलब लोहे का या किसी और मेटल का जो टूटे नहीं, पतला भी हो, मतलब इतना भारी नहीं हो जाए कि पतंग उसको लेके नहीं उड़ा पाए, और वो टूटे भी नहीं, है ना, और वो कंडक्टर का काम करे, चालक का काम करे। क्यों? विद्युत चालक का काम करे। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये चाहते थे कि जो बिजली चमक रही है हम उसको टेस्ट करें, फील करें। अब सुनिए, बाप रे बाप, आकाश में बिजली चमक रहा हो, आकाश में बिजली अगर तड़क रहा हो, हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग का देह पर गिरने का डर रहता है कि देह पर गिर जाएगा, आदमी जल जाएगा, झुलस जाएगा, मर जाएगा। तो सब लोग घर में भागते हैं, भागो घर में, जल्दी भाग। और ये घर से बाहर भागते थे कि वो जो बिजली वहां आकाश में दिख रही है, आंधी उड़ रहा है, तो उस तक कैसे पहुंचे, उसको कैसे छुए, कैसे महसूस करें उसको, वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कैसे महसूस करें। तो पतंग लेके भागते थे कि आंधी में पतंग जोर से छोड़ते थे, पतंग उड़ना शुरू हो गया, उड़ना शुरू हो गया, खूब ऊपर जाए, तो जहां बिजली चमकेगी तो वो झटका के साथ तार में आएगी, तार में आएगी तो हमको महसूस होगा, फील हुआ कैसे। मैंने कील कील था और वो तार था, सिर्फ कील लगाने से नहीं ना होगा, तो वो महसूस करना चाहते थे। ठीक है, तो झटका महसूस करना चाहते कैसा है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको जिस भी क्लास में मिला हुआ हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको जिस क्लास में मिला हुआ, मतलब ये कहानी आपको मिली होगी, तो उनका नाम था बेंजामिन, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ध्यान से सुनिए सब, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसी वजह से उनको मैड साइंटिस्ट कहा जाता था, पागल वैज्ञानिक, ये तो पागल है भाई। और उन्होंने कई बार झटका महसूस भी किया, जैसे एक बार झटका लगा तो थोड़ा झटका लगा, बेहोश हो गए, फिर बाद में लोग आए उनको उठा उठा के लेके गए, फिर वो दवाई वाई हुआ, फिर दवा हुआ तो वो ठीक हो गए, फिर दवा हुआ तो ठीक हो गए, ट्रीटमेंट किया गया तो ठीक हो गए, इलाज हुआ ठीक हो गए, फिर ऐसा कई बार किया उन्होंने। तो उसके बाद से उन्होंने ही बताया कि चार्ज दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये बताया जो है चार्ज के बारे में, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का ही बताया हुआ है, जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, है ना। तो उन्होंने इसके बारे में बात किया कि देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दो टाइप के चार्ज होते हैं। ठीक है, तो बाद में ऐसा हुआ कि एक बार ऐसे ही कर रहे थे, फिर वो झटका तेज लगा, फिर नहीं रहे वो, चल बसे। ठीक है, अब ये वन स्टैट कुलम, वन स्टैट कुलम वन फ्रैंकलिन के बराबर होता है ना। और ये वन फ्रैंकलिन जो होता है वो 2.65 इंटू 10⁻⁻11 कूलम के बराबर होता है। 2.65 इंटू 10⁻11 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, वन स्टैट कूलम या वन फ्रैंकलिन, वन स्टैट कूलम बराबर इतना कूलम, या वन फ्रैंकलिन बराबर इतना कूलम। नंबर 4 में आइए, पॉइंट नंबर 4 में डायमेंशन फॉर्मूला, ये एक्सपेरिमेंटेड डाटा है बाबू। जैसे इतना वैल्यू जब टेस्ट करके उन्होंने निकाला ना, तो इसका मान रख दिया उन्होंने कि देखो एक फ्रैंकलिन के बराबर होगा, या एक स्टैट कूलम उन्होंने नाम रखा।
जैसे इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बताइए आप ये मान आप कैसे निकालिएगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा मशीन घुसाइएगा कि ये मान निकल के आ जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटेड डाटा है ये, ठीक है ना। उस तरह से एक फ्रैंकलिन जो है ये एक्सपेरिमेंटेड डाटा है। खैर, और वो अब आप बोलेंगे सर तो वो एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किया होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट अगर यहाँ पे किया जाए, है ना, तो सोचिए कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा। क्या हुआ जी, ये कौन लड़का है, ये आदित्य कुमार। तो वो एक्सपेरिमेंट तो यहाँ करके दिखाना पॉसिबल नहीं है ना, कि वो एक्सपेरिमेंट कर कैसे उन्होंने -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम निकाला होगा, है ना। उतना उतना जानने की जरूरत भी हमें नहीं है कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला किसी आईआईटी के पेपर में या नीट के पेपर में या बोर्ड के पेपर में नहीं पूछने जा रहा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ क्यू, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने पढ़ा कि I इज इक्वल टू होता है Q/T, तो यहां से Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। दिस इम्प्लाई देयरफॉर डायमेंशन फॉर्मूला Q का क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला जिसका निकालना होता है उसको बड़ा ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। तो बड़ा ब्रैकेट में Q को रख दिया, यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। तो बताइए करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, A, और टाइम का क्या होता है, T। तो क्या हो जाएगा A1T1 या AT, है ना। या करंट के लिए हम लोग लिखते हैं I भी, तो IT। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला A भी होता है चाहे I भी होता है, तो देखिए AT या IT, ये हो जाएगा चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला। A1T1, है ना, इसके ऊपर 1 भी लगा सकते हैं, A1 ऐसे 1 भी लगा सकते हैं, A1T1, या 1 हो तो उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, अंडरस्टूड होता है 1। अरे दो कहीं लिखा हुआ, 2 के पावर 1 को थोड़े दिखाते हैं, जब दो एक से ज्यादा पावर होता है तब उसको दिखाना पड़ता है, इसको तो नहीं हटा सकते ना, 2 के पावर 2 कहीं लिखा हुआ तो इसको तो नहीं ना हटा सकते हैं, तो गलत हो जाएगा। लेकिन 2 के पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, इसको लिखे चाहे नहीं लिखे पावर, एक पावर लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक पावर नहीं लिखते। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा पावर होगा तो लिखना पड़ेगा, या उससे कम पॉइंट में होगा तो भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन एक पावर नहीं लिखते, ठीक है। तो A T या A1T, देखिए ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब आओ इलेक्ट्रिक चार्ज जब जान लिया तो टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब आओ टाइप्स ऑफ चार्जेस, आवेशों के प्रकार। 2 टाइप होते हैं जिसके, कौन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, धनावेश, एक साथ लिखते हैं, धन और आवेश। देखो तो धन और आवेश मतलब धनात्मक आवेश, तो धन और आवेश को एक साथ जोड़ देंगे तो धनावेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनावेश, ठीक। और दूसरा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऋणावेश, ऋणावेश, ऋण प्लस आवेश ऋणावेश। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, 2 चार्ज हो गए। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के चार्ज हो गए। अब हमें इनके बारे में जानना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैसे होता है, जो थोड़ी देर पहले आप वहां पे पूछ रहे थे उसका जवाब अब यहां से मिलना शुरू होगा, है ना। चलो
भाई पहला पॉजिटिव चार्ज क्या है? देखो, चलो जी, न्यूट्रल चार्ज जो आप पूछ रहे थे उस समय, साइन क्या होगा? चलो, जो आप पूछ रहे थे तो चार्ज के बारे में, न्यूट्रल चार्ज क्या है, कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अब आप उस पर क्लियर बात करते हैं। देखो, जब भी कोई मैटर हमने देखो लिया, ठीक, और ये न्यूट्रल है, मान लीजिए, न्यूट्रल कैसे हम बात करते हैं अभी, न्यूट्रल का मतलब हो गया उदासीन, उदासीन, है ना? तो चार्ज न्यूट्रल, ऑब्जेक्ट ये न्यूट्रल है, इसका मतलब है इस पर चार्ज जीरो है, ठीक, इस पर चार्ज जीरो है। इसका अर्थ क्या? अभी तो हम कह रहे थे कि अगर कोई किसी में मास है तो उसमें चार्ज भी होगा, इसमें चार्ज जीरो कैसे हो सकता है? अरे अभी ने बात कर रहे थे कि कोई भी मैटर है तो उसमें मास भी है और प्लस चार्ज भी है, तो इसमें तो चार्ज करेंगे जीरो है। देख, चार्ज जीरो होने का मतलब है कि एक्स्ट्रा चार्ज जीरो है। चार्ज तो इसमें है ही, एक्स्ट्रा चार्ज जीरो है। देखो क्या हुआ, मान लो कि ये एटम से मिलकर बना, बाबू जरा सोचना, देखो तो ये सब एटम से मिलकर बना है, ठीक, ये सब मान लो एटम है, ध्यान से सुनना और समझना इसको। अब एक एटम को तुम उठाओ, ठीक है, एक एटम को तुम उठाओ और मान लो, देखो तो प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है 1.6 पॉजिटिव में 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव में होता है 19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, होता है ना? न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो इसका मतलब हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखना है, बस चार्ज होना है तो। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं, वो तो चार्ज में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, मास है लेकिन उसमें चार्ज नहीं, फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक। अब मान लीजिए कि इस एक एटम की बात कर रहे हैं, एक एटम में मान लेते हैं, ध्यान सुनना, 10 प्रोटॉन है और मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन है, सुनना बाबू, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁹ कूलम्ब, कितना चार्ज हो गया प्रोटॉन का, ठीक। अब फिर 10 गुणा -1.6 गुणा 10⁻⁹ कूलम, कितना चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का? देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन के चलते इस एक एटम में, हम एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं आपको, इस एक एटम में, अब देखो 10 से गुणा कर दोगे तो 16 गुणा 10⁻⁹ कूलम, प्लस में अब -16 गुणा 10⁻⁹ कूलम, माइनस में, इसमें चार्ज हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इस एटम में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन दोनों मिल करके, क्योंकि एक ही एटम के अंदर तो है, तो हम दोनों को एक साथ में देखेंगे, तो दोनों को जब जोड़िएगा, इसको इसके साथ जब ऐड कीजिएगा तो उतना ही पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव। तो पूछे इस एक एटम पर नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो, ठीक है ना? नेट चार्ज जीरो है ना? एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं है या उसके अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं है। इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इस एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है। नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो, दोनों का नेट कॉम्बिनेशन जीरो है। तो अगर एक एटम पर टोटल नेट चार्ज जीरो हो गया, तो वैसा ही बात तो दूसरा एटम पर भी है। ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, सब पर तो ऐसा ही बात होगा। सब पर चार्ज जीरो, चार्ज जीरो, चार्ज जीरो, चार्ज जीरो, चार्ज जीरो, चार्ज जीरो। तो पूछे इस पूरे ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज कितना आया बाबू, एक्स्ट्रा चार्ज कितना आया बाबू? तो जीरो आया। एक्स्ट्रा चार्ज जीरो होने का मतलब न्यूट्रल है, ये कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, ना तो इसमें एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो पाया, ना तो एक्स्ट्रा नेगेटिव हो पाया, कोई भी नहीं हो पाया। इसमें नेट जीरो हुआ,
आ रहा बात समझ? ठीक, नहीं समझ आया? समझ में आया ये? तो इस तरह से ऑब्जेक्ट न्यूट्रल बनता है, इसको बोलेंगे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। इस पर चार्ज गिरा, क्लियर है जी? क्लियर है यहां तक? ठीक, चलिए अब सुनिए ध्यान से। तो इस तरह से तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है बाबू, तो उसमें ये नहीं समझना है कि अच्छा उसमें तो कोई चार्ज नहीं है। आप चार्ज नहीं होने का मतलब ये नहीं है आप सोचेंगे कि अरे चार्ज नहीं है तो उसमें कोई एटम भी नहीं होगा। चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होगा तो कोई कोई एटम भी नहीं होगा, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। चार्ज नहीं होने का मतलब है कि उसमें जितने प्रोटॉन है उसका नेट चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन है उसके नेट चार्ज के बराबर हो गया है, इसलिए चार्ज जीरो हुआ है। एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं आ पाया, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक, चार्ज तो उसमें है ही। अगर सिर्फ आप प्रोटॉन को देखेंगे देखिए इतना चार्ज होगा, सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन को देखेंगे देखिए इतना चार्ज है एक एटम में। अब बाकी जितने एटम है उससे उसमें इंटू कर लीजिए, इंटू कर लीजिए तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब अब पूछा जाए कि कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, क्या उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो आंसर होगा नहीं कि हाँ। कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, हाँ। कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो क्या उसमें नेगेटिव चार्ज है, हाँ। तो फिर वो न्यूट्रल कैसे हो गया? क्योंकि नेट पॉजिटिव चार्ज नेट नेगेटिव चार्ज के बराबर हो गया है, इसलिए वो न्यूट्रल हो गया, इसलिए वो न्यूट्रल हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर, चलो ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो यहीं से पॉजिटिव चार्ज की कहानी शुरू हो गई। अब मान लीजिए, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट से बाबू हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को ही हम डाल सकते हैं। प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन दिख रहा है, प्रोटॉन को ना तो निकाल सकते हैं ना तो डाल सकते हैं। कारण एक सीधी सी कारण है भाई, ये एटम है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में होता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम निकाल भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को डाल भी सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस से प्रोटॉन को कैसे निकालेंगे डालेंगे? तो प्रोटॉन को निकालना डालना संभव नहीं है, तो ऑब्जेक्ट से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने का मतलब वो बाहर जा भी सकता है और मैटर के अंदर वो आ भी सकता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। तो अब जरा सोचो, जरा सोचो तो, हाँ, तो प्रोटॉन को कैसे निकाल सकते हैं आप? एटम एटम का न्यूक्लियस फोड़ के और उसमें से प्रोटॉन को बाहर कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सुनिए, तो इसलिए हम प्रोटॉन को बाहर नहीं कर सकते, ट्रांसफर हम कर सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, है ना। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे और कैसे डालेंगे इलेक्ट्रॉन को, ये भी आगे पढ़ना है, इसके बाद ये भी पढ़ना है। जैसे कोई बच्चा के मन में आ रहा होगा कि सर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं मैटर के अंदर, तो कैसे निकाल सकते हैं उसको? बिल्कुल उसी को तो निकालने या डालने के चलते ऑब्जेक्ट में चार्ज आता है। तो किस प्रकार से चार्ज किया जाता है, चार्जिंग मेथड क्या है, इसके बाद का टॉपिक वो है। देखिए पूरा एकदम कहानी की तरह है, एकदम सीक्वेंस चल रहा है, एक एक लाइन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप देखो। अब मान लीजिए कि ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, हमको इसको पॉजिटिव चार्ज करना है। क्या करना है? पॉजिटिव चार्ज। सुनो बाबू, तो पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब ये हो गया, ये देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो इसमें है ही। अब पॉजिटिव चार्ज हमें शो कर देना है, शो कर देना है। तो क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर देनी होगी, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। देखो तो, इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें इसमें से, इस एटम से, इस एटम से, इस एटम से, मान लीजिए कि हमने 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, या मान लीजिए कि हमने अभी शुरुआत मान के चलते हम सिर्फ एक एटम का देख रहे हैं, तो उसी पर चलिए सोचते हैं। मान लीजिए कि हमने 2 एटम निकाल दिया इसमें से। देखो तो, इस एटम में से बाबू 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं, प्रोटॉन तो निकाल नहीं सकते। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला आया, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 तो बाहर चले गए, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 8। अब आप बताओ 8 से गुणा करोगे, है ना, शुरुआत है, 8 घटो 4 और 8 के बाद 4, 12, 12.8।
अब आप मुझे बताइए कि क्या आप देखो तो ये है 16 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये है -12.8 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब क्या ये क्यू जो है, जो नेट चार्ज जो है, जो पहले इन दोनों के बराबर होने के चलते जीरो हो गया था, तो क्या अब भी जीरो रहेगा? नहीं। अब जब सॉल्व कीजिएगा तो घटाइएगा इस पॉजिटिव में से इस नेगेटिव को जो घटाइएगा तो देखिए भाई 16 में से 12.8 को जब घटाइएगा तो दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, दो ही ना इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो दो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा हुआ दिखाई दे। देखिए ना, घटा दीजिए, देखिए तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ हो गया 0। देखो 3.2, 3.2 पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव में देखो तो बाबू, तो +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो इतना चार्ज बढ़ा हुआ, देखो तो पॉजिटिव में इतना दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो गया? आप पूछेंगे क्या हो गया ये, तो ये जो मैटर जो था पहले न्यूट्रल था, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कैसे हुआ? तो इस ऑब्जेक्ट में से हमने इलेक्ट्रॉन को निष्कासित किया था। पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। अब जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे उतना ही के बराबर पॉजिटिव ज्यादा ना हो जाएगा, ज्यादा ना, इसकी तुलना में ज्यादा ना रहेगा। इलेक्ट्रॉन को आप कम करते जाएंगे तो पहले तो दोनों बराबर था, तो इलेक्ट्रॉन को कम करते जाएंगे तो उतना प्रोटॉन ज्यादा ना बढ़ता जाएगा। बढ़ता है मतलब कि वो उसमें एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं डला रहा है, इलेक्ट्रॉन के कम होने के चलते अब ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ, जितना इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया उतना इलेक्ट्रॉन अब कम होते जा रहा है, तो इसके चलते अब ये इसकी तुलना में बड़ा दिखाई दे रहा है। देखो उतना पॉजिटिव चार्ज आ रहा बात समझ में? हाँ, अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया मैटर, अब ये न्यूट्रल नहीं है। ठीक, क्लियर है? और एक चीज सुनिए, मान लीजिए कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, इस तरह से हम सभी एटम में से निकाल सकते हैं, जितने चाहे उतने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतनी मात्रा में चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन के निकलने के चलते, हेलो, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से, न्यूट्रल मैटर से, उदासीन पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के चलते पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर हो गया ये बात? चलो अब देखो, देखो अब आपसे पूछें कि ठीक है हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां से निकाल दिया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। मास पर क्या फर्क पड़ा? मास पर क्या फर्क पड़ा? इस पदार्थ के, इस मैटर के मास पर क्या फर्क पड़ा? क्या मास उतना ही रहा कि मास घट गया कि मास बढ़ गया? बताइए। मास उतना ही रहेगा। हाँ? मास कम हो जाएगा। चलिए, चलिए मास कम हो जाएगा, सुनिए, चलिए 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 चलिए, सब लोग ऑफ करें, माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ कर लीजिए। देखो मास कम हो जाएगा। क्यों मास कम हो जाएगा? अरे इसलिए मास कम हो जाएगा क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इलेक्ट्रॉन पर मास भी तो है जी। इस प्रोटॉन में मास ऑफ प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकाल के उसको कहीं और हटा दिए, तो वो तो उसके साथ चार्ज तो गया ही, चार्ज तो गया ही, तो साथ में उसके मास भी तो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन के मास, नेगेटिव मास। अरे राम हो राम, मास नेगेटिव होता है रे। मास नेगेटिव होता है। चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मास भी नेगेटिव होता है, मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो देखो, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हम निकाले, चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे, तो अपने साथ चार्ज तो लेके जाएगा ही, मास भी तो लेके जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज बनाया जाए, अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज किया जाए तो उसका मास घट जाएगा। हम नोट में लिखवाएंगे इसको, अभी जब इसका डेफिनेशन, पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन लिखवाएंगे तब नोट में लिखवाएंगे, यदि किसी किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज किया जाए तो उसका मास घट जाएगा। कितना के बराबर घट जाएगा? जितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर उसका मास कम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो
चलो, अब नेगेटिव चार्ज करना है तो जरा सोचो क्या करेंगे बाबू। नेगेटिव चार्ज करना है तो ठीक उल्टा करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, नेगेटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे। देखो तो, मान लीजिए कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो पहले कितना था, जब न्यूट्रल था तो दोनों 10-10 था, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन था ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपने एक्स्ट्रा डाल दिया, बाहर से कहीं से लेके आए, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। कैसे डालेंगे या कैसे निकालेंगे हम इस पर नहीं जा रहे हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। हमने कहा कि उसको हम पढ़ाएंगे, यानी कि निकालने से पॉजिटिव चार्ज, डालने से नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे, कैसे डालेंगे, इस पर हम बात करेंगे आज। ठीक है, अभी मान लीजिए कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो क्या हो गया, पहले तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, अब 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 12 से गुणा करोगे, 12 से गुणा करोगे तो देखो यहाँ अब 16 में 12 से गुणा कर लो, ये हो गया 32 और ये 16, 2 9 1 19.2, 19.2 देखो नेगेटिव में हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये माइनस में आ जाएगा। देखो अब इस पर नेट चार्ज देखो माइनस में दिखा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज इसमें नहीं बढ़ गया, जितना इलेक्ट्रॉन आपने डाला उतना इसमें चार्ज बढ़ जाएगा। तो कौन सा चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को डालने के चलते, ऐड करने के चलते, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के चलते नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक, अच्छा अब ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मास पर क्या फर्क पड़ेगा, तो मास उसका बढ़ जाएगा क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन आपने डाला वो तो चार्ज तो लेके आया ही, साथ में मास भी तो लेके आया, उसमें मास भी तो है, तो जितना इलेक्ट्रॉन आपने डाला उतना उतना के बराबर मास बढ़ जाएगा। ठीक, पहली। दूसरी बात कि क्या सिर्फ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ही हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को ही नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं, नहीं। मान लीजिए कि पहले से भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, पहले से कोई चार्ज है, इस मान लीजिए कि इस पर चार्ज है, मान लीजिए कि 3 कूलम के बराबर, इस पर चार्ज पहले से है, ये चार्ज 3 कूलम पॉजिटिव चार्ज इस पर है। ठीक, अब इसमें जितना इलेक्ट्रॉन आप डाल दे चाहे जितना इलेक्ट्रॉन निकाल दे उसके हिसाब से फिर इसमें चार्ज बदलाव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें पहले से मान लीजिए कि 3 कूलम चार्ज है, तो जितना इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे चाहे जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके हिसाब से इसके चार्ज में फेरबदल होगा, बिल्कुल होगा, बदल जाएगा चार्ज। ठीक, तो हम चलते हैं पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन लिखने। क्या है पॉजिटिव चार्ज बताइए, पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन कैसे देंगे, कैसे डिवाइड करेंगे बताइए। द चार्ज एराइजेज, द चार्ज एराइजेज, एराइजेज मैंने उत्पन्न होना, उत्पन्न होना किसके चलते, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के चलते कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के चलते, बताओ। रिमूव करोगे, निकालोगे तब ना पॉजिटिव, ड्यू टू रिमूवल, रिमूवल मतलब होता है निष्कासन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के चलते नेगेटिव चार्ज आता है। ध्यान रहे, वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से रिमूव कीजिए या किसी भी और मैटर से, न्यूट्रल मैटर से कीजिए या किसी भी और मैटर से कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ न्यूट्रल से समझाए क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल में न्यूट्रल लेकर नहीं समझाते ना तो फिर आपको न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट नहीं आता, कैसा न्यूट्रल क्या होता है, फिर वो आपको एक दिक्कत करता है। अभी आपको न्यूट्रल भी समझ में आ गया, पॉजिटिव भी समझ में आ गया, नेगेटिव भी समझ में आ गया, तो इसलिए न्यूट्रल को लेकर समझाना जरूरी था। ठीक है, तो द चार्ज एराइजेज ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैटर is called positive charge, is called positive charge। ठीक है, पदार्थ से, अब ये पदार्थ चार्ज हो या न्यूट्रल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के चलते चलते उत्पन्न आवेश को, उत्पन्न आवेश को
धनावेश कहते हैं। धनावेश कहते हैं, नोट में लिखेंगे। अच्छा, ढेकहा का रोशन कुमार है जी, ढेकहा का रोशन कुमार क्लास कर रहे हैं? ठीक है, चलिए अब इसके नोट में आइए। अगर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, कोई मैटर अगर पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो उसका मास घट जाता है। पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास लेके गया, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना मास लेके चला गया। तो इसलिए द मास ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज डिक्रीजेज। ठीक है, मतलब धनावेशित वस्तु, धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान घट जाता है। अगर आपने धनावेश किया उसे तो घट जाएगा। मान लीजिए ये कोई मैटर है, ये कोई पदार्थ है, और आपने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आपने किया। देखो, मान लीजिए कि आपने n इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन का आपने निष्कासन किया। ठीक, मान लीजिए कि आपने n इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी जाएगा और मास भी जाएगा। क्या क्या जाएगा? अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो n इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो n इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज की बात करें, है ना, कैसे लिखते? मान लीजिए कि आपने n इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव कर दिया इसमें से, तो पहला पॉइंट या ए भी कर लिखते हैं। ए में क्या होगा? ए में होगा चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, n इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिक्रीज कर जाएगा इसमें से। चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज डिक्रीजेज कहां से? डिक्रीजेज फ्रॉम मैटर, पदार्थ से। ये पदार्थ जो है इसमें से n इलेक्ट्रॉन के चार्ज डिक्रीज कर जाएंगे, पहला चीज होगा। और दूसरा, मास, मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन के मास भी डिक्रीज कर जाएंगे। मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज फ्रॉम मैटर। इस पदार्थ से n इलेक्ट्रॉन के मास भी डिक्रीज कर जाएंगे, n इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज भी डिक्रीज कर जाएंगे। जितना इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे, n यहाँ संख्या है, 2 4 10 15 20 50 जितना निकालना है, उसके मास के बराबर मास भी डिक्रीज कर जाएगा इसमें से और चार्ज भी डिक्रीज कर जाएगा।
ठीक है, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। फिर हम नेगेटिव चार्ज पर आते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर में आते हैं नेगेटिव चार्ज। देखो सेकंड नंबर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? द चार्ज एराइजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ, ऐड करना है, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ए मैटर, टू ए मैटर इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के चलते, जोड़ने के चलते उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। ऋणावेश कहते हैं। नोट में आएंगे, द मास ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज, the mass of a negatively charged object increases, बढ़ता है ना। ऋणावेश पदार्थ, ऋणावेशित पदार्थ, ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। मान लीजिए कि आपने एन इलेक्ट्रॉन एडिशन किया, रिमूवल नहीं, एडिशन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए कि आपने एन इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड किया इस पदार्थ में, तो क्या होगा? एन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इंक्रीजेज टू मैटर। पदार्थ में एन इलेक्ट्रॉन के चार्ज बढ़ जाएंगे। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, इंक्रीजेज टू मैटर। पदार्थ में एन इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाएगा। जितने आपने इलेक्ट्रॉन डाले उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर मास बढ़ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन आपने डाले उतने इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कल की क्लास इससे भी मजेदार होगी कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन कैसे डालते हैं, किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये हमें देखना है ना। मतलब चार्ज कैसे करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट, किसी पदार्थ को चार्ज कैसे करते हैं, कौन कौन मेथड है चार्ज करने के, चार्जिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग। उसके बाद इसके फंडामेंटल कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको जानेंगे, है ना। सब लोग को अच्छे से समझ में आ रही है सारी बातें? बहुत आसान है समझना, अगर उसको तरीके से सिखाया जाए तो बहुत आसान है इसे सीखना। तो हम उसी वे में आपको सिखा रहे हैं, सारी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। हम सारे वीडियोस को यूट्यूब पर डाल रहे हैं, अपना यूट्यूब का चैनल है, आपको जाके सर्च करना है ना, इम्पैक्ट ट्यूटोरियल ऑफ फिजिक्स। यूट्यूब पर इम्पैक्ट ट्यूटोरियल ऑफ फिजिक्स मोतिहारी पूरा लिखना है, क्योंकि फिजिक्स मोतिहारी, ठीक है। और हम यूट्यूब का लिंक भी दे दिए हैं, ग्रुप में लिंक भी दिए हैं, तो उस लिंक पर भी क्लिक करेंगे तो ही आप जा सकते हैं, हाँ। या जाकर के यूट्यूब में सर्च करेंगे, क्योंकि अभी नया नया कल ही चैनल बना है ना। मतलब चैनल तो पहले से बना हुआ था, 2 साल पहले से, लेकिन उसमें वीडियो नहीं डालते थे, कुछ नहीं डालते थे। अब सोच रहे कि जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं वो उसको हम डाल दें उसमें। तो आप
अभी नया है तो इसलिए। हाँ, बोलिए। डायरेक्ट यूट्यूब से भी लाइव लाइव हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले 1,000 उसमें सब्सक्राइबर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो उसमें पहले, अभी तो मतलब वो तो ऐसे ही यूट्यूब चैनल बना हुआ था, लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ था, हम उसका यूज नहीं कर रहे थे। 2 साल पहले ही बना था, लेकिन हम इसका यूज नहीं कर रहे थे। अभी तो 2 साल पहले से कोरोना शुरू हुआ है, तो अब तो समझ में आ रहा है कि हाँ इसका यूज भी है, नहीं तो पहले तो उसका क्या यूज था, यूट्यूब पर क्यों डालेंगे, तो ये सब यूज पता नहीं चल रहा था। तो खैर कोई बात नहीं है। तो आप जाके अभी सर्च करेंगे उसमें, जब 1K हो जाएगा, कम से कम 1K जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इसलिए हमने लिखा नीचे, आपको जब हमने मैसेज किया तो उसमें लिखा भी कि इसको सब्सक्राइब ही करें। अरे अपने विद्यार्थी सब्सक्राइब करेंगे तो हो जाएगा, बहुत सारा, कितने सारे बच्चे हैं। तो 1K जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम उसमें लाइव आ सकते हैं, तो आपको वहां से भी पढ़ा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन उसके लिए 1K चाहिए। ठीक है। तो अच्छा कोई बात नहीं है, तो 1K हो जाएगा तो फिर हम उससे ही पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो अभी आप जाके इम्पैक्ट ट्यूटोरियल ऑफ फिजिक्स सर्च करिए। क्या हो गया? हाँ, लेकिन क्लास तो अच्छे से हो जा रहा है ना, देख रहे हैं कितना अच्छे से क्लास हो जा रहा है। हाँ, तो हम यूट्यूब पर भी लाइव आ जाएंगे, वहीं से पढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर वहां से एमबी कम लगता है, आपका डाटा वहां पे कम लगता है, तो वहां से भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1K सब्सक्राइबर होने चाहिए। अभी हम लोग का कुछ 100 कुछ पहुंचा है, तो कल से शुरू किए हैं। कल मतलब कल हम वीडियो डाले एक रात में, वो भी 1 1:30 बजे करीब में एक वीडियो डाले, और सुबह तक वो आ गया वीडियो। फिर उसके बाद से हम उसको लिंक भेजे हैं, तो कुछ 100 कुछ करके विद्यार्थी उसमें अभी लाइव मतलब उसको सब्सक्राइब किए। तो सब्सक्राइबर, अब देखो ना, इतने सारे बच्चे अपने बैच में हैं, सब लोग सब्सक्राइब भी तो नहीं कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। तो वो सब्सक्राइब करें, वो अपना पढ़े हुए, फिर बाद में देखें करके। जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे वन के हो जाएगा। कुछ नहीं बाबू।